अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सर उस्मान है योर फिजिक्स टीचर। आज स्टूडेंट्स हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 ऑसिलेशन के एमसीक्यूज जो कि आपकी न्यू बुक सिंक बोर्ड में इंक्लूडेड है। लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यूज नंबर 1। इसमें देखिए वो कह रहा है आपसे टू सिंपल पेंडुलम ए एंड बी, दो सिंपल पेंडुलम है ए और बी विद सेम लेंथ, यानी कि उनकी लेंथ सेम है, एंड इक्वल एम्पलीट्यूड, यानी कि उनकी हाइट जो है वो भी क्या है, सेम है, ऑफ वाइब्रेशन, बट द मास ऑफ ए इज ट्वाइस द मास ऑफ बी, जबकि पहले वाले का जो मास है वो दूसरे के मुकाबले में डबल है। देयर पीरियड आर, उनके जो टाइम पीरियड है टी ए एंड टी बी, और उनकी एनर्जीज क्या है ई ए एंड ई बी रिस्पेक्टिवली। आप ये बताएं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें देखें एम ए ये मैंने लिख दिया, ये आप देखें दो पेंडुलम है, पहला वाला पेंडुलम ये दूसरा पेंडुलम। फॉर एग्जांपल इसको मैंने नाम दिया ए का, इसको मैंने नाम किसका दे दिया, बी का। वो कह रहा है पहले वाले जो पेंडुलम का मास है वो डबल है दूसरे वाले पेंडुलम के मास की, 2m b, पहली बात हो गई। अच्छा, पहला वाला जो पेंडुलम है उसकी एनर्जी को वो कह रहा है आप ले लें ई ए, और दूसरे वाले पेंडुलम की एनर्जी को वो कह रहा है आप ले लें ई बी। दो बातें उसने ये कर दी। अब वो कह रहे हैं आप ये बताएं, अच्छा टाइम पीरियड जो पहले वाले का वो है टी ए, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ए, दूसरे वाले का जो टाइम पीरियड है वो क्या है टी बी, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम बी। सबसे पहले आपने बेसिक्स बातें सारी लिख ली। अच्छा, अब अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं आप ये बताएं इसका एनर्जी और टाइम का क्या रिलेशन है। तो पहले तो आपको पता होगा सिंपल पेंडुलम का स्टूडेंट फार्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, अब अगर आप इस फार्मूले को देखें तो इसमें जो टाइम है स्टूडेंट, देखें टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, जी की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, इसका मतलब टाइम का ताल्लुक डायरेक्टली किससे होता है, लेंथ से। तो मैं इस फार्मूले को अगर आपकी आसानी के लिए लिखना चाहूं तो मैं लिख देता हूं टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, क्योंकि टाइम का ताल्लुक किससे है, लेंथ से। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि जब लेंथ सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, मास डबल करने से टाइम पीरियड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड के अंदर मास का तो जिक्र ही नहीं हुआ हुआ। तो पहली बात तो स्टूडेंट क्लियर हो गई जो मैं लिखना चाह रहा हूं कि टी ए जो टाइम पीरियड पहले वाले पेंडुलम का होगा वही टाइम पीरियड किसका होगा, दूसरे पेंडुलम का, यानी कि दोनों एक ही वक्त में अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे। पहला वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया टाइम पीरियड के लिहाज से। अब हम जाते हैं सेकंड, वो कह रहे हैं एनर्जी का। एनर्जी की अगर आप बात करें स्टूडेंट्स तो मैं आपको बताता हूं कि एनर्जी टोटल क्या होती है, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लगाएं तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, एम जी एच। तो अगर आप देखें दोनों एनर्जी जो है इनका ताल्लुक किससे होता है, मास से होता है। ठीक है, एक में वेलोसिटी और एक में हाइट है। हम मास की यहाँ क्यों बात करें, क्योंकि उसने सवाल में यहाँ पर मास का जिक्र किया हुआ है। अगर एनर्जी में पहले वाले पेंडुलम की ले लूंगा तो ई ए हो जाएगा। अच्छा, आप ये देखें पहले वाले की जो एनर्जी है पेंडुलम ए की, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच। इसी तरह अगर मैं दूसरे वाले की लिखूं एनर्जी ई बी, फार्मूला तो सेम ही होगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच। अब देखिए स्टूडेंट ये एमसीक्यूज एक नंबर का, तो आपने डिटेल में नहीं जाना, आप कॉन्सेप्ट पर जाएं। पहले वाले मास का, अगर आप पहले वाले पेंडुलम का मास देखें तो वो डबल है किसके मुकाबले में, दूसरे के मुकाबले में। इसका मतलब अगर मास डबल होगा तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो पहले वाले की एनर्जी डबल होगी किसके मुकाबले में, दूसरे वाले के मुकाबले में। तो क्या इन दोनों को देखकर मैं ये लिख सकता हूँ कि एनर्जी ऑफ पेंडुलम ए इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ पेंडुलम बी। क्यों, क्योंकि एनर्जी का ताल्लुक मास से, और मास पहले वाले का क्या है, ज्यादा है। अब आप देखें किस ऑप्शन में ये दोनों टाइम सेम और एनर्जी इस तरह का रिलेशन है। तो हम चलते हैं दोबारा एमसीक्यूज के ऑप्शंस पर। ये देखें पहला ऑप्शन है, आप अगर देखें तो जो हमने सॉल्व किया है टी ए इज इक्वल टू टी बी, दोनों का टाइम पीरियड भी सेम है और पहले वाले की एनर्जी दूसरे से ज्यादा है। तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। जबकि ऑप्शन बी में देखें टाइम कम है एनर्जी ज्यादा है, तो बाकी ऑप्शन नहीं हो सकते। तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर स्टूडेंट्स। 2 इन ऑर्डर टू डबल द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, अगर हम पेंडुलम के टाइम पीरियड को डबल करना चाहें तो हमें इन चारों में से क्या करना पड़ेगा, लेंथ को डबल करना होगा, लेंथ को 4 टाइम्स क्वाड्रपल करना होगा, मास को डबल करना होगा, या मास को 4 टाइम्स करना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। टाइम पीरियड का फार्मूला स्टूडेंट्स अगेन टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। वो कह रहे हैं टाइम को आपने क्या करना है, डबल। तो मैंने इसका रिलेशन क्या बताया था, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ।
अगर मैंने टाइम को डबल करना है तो आप देखें स्क्वायर रूट है, अगर स्क्वायर रूट ना होता है तो लेंथ डबल करने से टाइम भी क्या हो जाता, डबल हो जाता, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर रूट है। तो अब अगर आप क्या करेंगे, अगर मैं लेंथ को 4 टाइम्स कर दूं तो इससे क्या होगा, ये जो 4 वाला फैक्टर स्क्वायर रूट से बाहर आकर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो आप अगर देखें टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एल। ये देखें टाइम डबल कब हो रहा है, जब मैं लेंथ को क्या कर रहा हूँ, 4 टाइम्स। अब ऑप्शन पर आए, ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, इट्स लेंथ शुड बी क्वाड्रुपल, यानी कि लेंथ को हम 4 टाइम्स कर देंगे। एमसीक्यूज 3, अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी, इट्स मैक्सिमम स्पीड विल बी। वो कह रहे हैं चारों ऑप्शन में से आप बताएं कि मैक्सिमम स्पीड क्या होगी अगर एम्पलीट्यूड आप ए लें और टाइम पीरियड टी लें। स्टूडेंट्स आपको पता है कि एम्पलीट्यूड को हम जाहिर किससे करते हैं, एक्स नॉट से, और टाइम पीरियड को हम जाहिर करते हैं कैपिटल टी से। लेकिन यहां पर सवाल में उसने कहा हुआ है कि आप एम्पलीट्यूड को एक्स नॉट से नहीं बल्कि किससे जाहिर करेंगे, ए से, और टाइम पीरियड को आप टी से नहीं बल्कि किससे जाहिर करेंगे, स्मॉल टी से। बस ये एक मेन पॉइंट है। अब पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है आप बताएं मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स क्या होगा। तो हमें पता है मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, आर ओमेगा, और अगर आप दोबारा से वी मैक्स लगाएं तो आर क्या होता है आपके पास एक्स नॉट, और यहाँ पर एक्स नॉट किसके इक्वल है, ए के। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, आर हमेशा किसके बराबर होता है, एक्स नॉट, और एक्स नॉट यहाँ किसके इक्वल है, ए के। तो आर की जगह आपने क्या लिख दिया, ए। अब अगर आप देखिए ओमेगा, तो ओमेगा का फार्मूला हमें पता है क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 पाई अपॉन टी, लेकिन यहाँ पर तो हमने टी को स्मॉल टी लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन स्मॉल टी। तो ओमेगा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2 पाई ओवर स्मॉल टी। अगर इसको मैं अरेंज करूं तो v मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 पाई ए ओवर टी। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन 3 का। जो आपने सॉल्व किया आप उस हिसाब से देखें, ऑप्शन ए बी सी डी, यस ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। एमसीक्यूज 4, अ स्प्रिंग अटैच्ड बाय अ लोड ऑफ वेट W is vibrating with a period t. If the spring is divided into 4 equal parts and the same load is suspended from one of these parts, the new time period will be. देखिए इसमें वो कह रहा है कि आप क्या करें, एक स्प्रिंग लें और इस स्प्रिंग को आप किसी वेट के साथ क्या कर दें, अटैच कर दें। ठीक है, इसको आपने एक नाम दे दिया वेट W का, स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है वो क्या है, K। अब इसमें वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अगर आप इस स्प्रिंग को 4 हिस्सों में तोड़ दें, देखें ये एक हिस्सा हो गया, ये 2 हिस्से हो गए, ये 3 हिस्से हो गए, ये 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 4। वो कह रहे हैं अगर आप इस स्प्रिंग को 4 हिस्सों में तोड़ दें, फिर आप क्या करें, कोई भी एक हिस्सा ले स्प्रिंग को और वेट उससे अटैच कर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहां बताऊं, ये एक हिस्सा आ गया और ये आपके पास आ गया, वेट आ गया। तो समझने वाली बात क्या, वो कह रहे हैं स्प्रिंग का आप एक हिस्सा तो लें लेकिन वेट आप सेम रखें। अब आप बताएं कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। अब देखें स्प्रिंग के लिए आपको पता है टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर K, ये स्प्रिंग के लिए फार्मूला होता है। अब यहां वो सवाल में कह रहे हैं कि पहले 4 हिस्से थे, अब आपने एक हिस्सा ले लिया, तो पहले हम एक काम करते हैं, 4 हिस्सों का मतलब क्या होता है, पाई तो कांस्टेंट है, मास भी आपका कांस्टेंट है, K को वो कह रहा है कि आप 4 हिस्सों में तोड़ दें, तो मैंने K की जगह क्या लिख दिया, 4K कर दिया। ठीक है, अब अगर आप देखें 4 जब बाहर आएगा रूट से, T इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई 1 ओवर 2। अब स्क्वायर रूट में अगर आप देखें क्या बच गया, m ओवर K। अब अगर मैं इसको मजीद सॉल्व करूं तो मैं 1 ओवर 2 को अलग कर देता हूं स्टूडेंट, T इज इक्वल टू 1 ओवर 2 मैंने अलग कर दिया। दोबारा अगर आप देखिए वही फार्मूला बन रहा है, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K। तो ये जो नया टाइम है इसको मैंने किसका नाम दे दिया, T प्राइम का। क्यों, क्योंकि अब आपने 4 हिस्सों में तोड़ दिया, पहले जो था वो सिंगल था तो कुछ और टाइम था, उसको हम कहते रहे T। अब 4 हिस्सों में तोड़ा तो T प्राइम हो गया। अब अगर आप देखें स्टूडेंट, T प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर 2, और ये जो पिछला वाला टाइम था ये क्या था, T था, जब वो ओरिजिनल कंडीशन में था। तो फाइनली अगर आप देखें नया टाइम जो एक हिस्से का वो क्या आ रहा है, T ओवर 2। अब आप देखें ऑप्शन ए बी सी डी, यस ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन 5, द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्रोपोर्शनल टू। वो कह रहे टोटल एनर्जी किसी भी पार्टिकल की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन चारों में से किसके होती है। तो सॉल्व करते हैं इसे। देखिए E इज इक्वल टू 1 ओवर 2 के एक्स नॉट स्क्वायर। अब अगर आप इस फार्मूले को देखें तो K तो आपके पास कांस्टेंट है,
ये जो एक्स नॉट है ये क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। तो अब अगर आप देखें एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो इस फार्मूले को देखते हुए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में फ्रीक्वेंसी, सी में एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है, बी में मैक्सिमम वेलोसिटी, लेकिन डी में अगर आप देखें स्टूडेंट्स को कह रहे हैं स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। सो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। MCQ 6, a child swinging on a swing in sitting position stands up when the time period of the swing will। ये कह रहे हैं अगर एक बच्चा है जो कि स्विंग कर रहा है किसी बैठी हुई जगह पर, यानी कि झूला झूल रहा है, आप समझे, अगर वो अचानक से झूले के ऊपर खड़ा हो जाता है, आप ये बताएं अब उसका टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा, कम होगा या सेम रहेगा। उसको समझने के लिए स्टूडेंट्स आप एक फिगर बनाए सिंपल पेंडुलम की। अब जरा आप समझिएगा, वो कह रहा है अगर आप बच्चे को यहां पर, जैसे फॉर एग्जांपल एक झूला है और बच्चा यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है, तो इसकी जो टोटल लेंथ है उसको आपने किससे जाहिर किया है, एल से। लेकिन एमसीक्यूज में उसने कहा कि आप इस बच्चे को डायरेक्ट से खड़ा कर दें, यानी कि बच्चा अगर क्या हो जाए, खड़ा हो जाए अचानक से, अगर वो खड़ा हो जाएगा तो आप नोट करें कि अगर टोटल लेंथ एल है, खड़े होने पर अगर सपोज करें यहां तक उसकी हाइट बनती है, तो लेंथ तो फिर यहां से लेकर यहां तक कम हो जाएगी। बैठा हो रहा है तो लेंथ ज्यादा है, लेकिन जब वो खड़ा हो रहा है तो लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हमें फार्मूला पता है, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ पेंडुलम। अगर लेंथ कम हो रही है तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन द सेम एंड इंक्रीज। तो आप देखिए डिक्रीज, ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। MCQ 7, if a body oscillates at the angular frequency WD of the driving force then the oscillations are called। इसमें स्टूडेंट्स को कह रहा है कि अगर कोई भी बॉडी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रही है ऑफ द ड्राइविंग फोर्स, यानी कि खुद से हम फोर्स लगा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, फिर बताएं ये ऑसिलेशन क्या होगा। नॉर्मली एक फ्री ऑसिलेशन होता है और एक फोर्स ऑसिलेशन होता है। फ्री ऑसिलेशन वो होता है जिसमें आप खुद से फोर्स अप्लाई नहीं करते, फोर्स ऑसिलेशन जिसमें हम फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो आप देखें यहाँ पे उसने खुद लिख दिया ड्राइविंग फोर्स, यानी कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो डेड ऑसिलेशन इज कॉल्ड फोर्स ऑसिलेशन। 8, a simple harmonic oscillator with a natural frequency WN is forced to oscillate with a driving frequency WD, the resonance occurred when। देखिए इसमें वो कह रहा है कि एक तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी बॉडी की जिसको आपने जाहिर किया WN से, फिर जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बन जाती है WD। आप बताएं रेजोनेंस कब आएगी। तो रेजोनेंस हम कहते ही इसी को स्टूडेंट जब आपकी ये दोनों फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो। तो आप इस ऑप्शन में देखें, इसमें लेस देन कह रहा है, इसमें कह रहा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन, जबकि ऑप्शन सी में देखें आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल है। सो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। MCQ 9, इन व्हीकल शॉक एब्जॉर्बर रिड्यूस द जर्क। गाड़ियों के अंदर जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं वो जर्क्स को क्या करते हैं, कम करते हैं। अब ऑप्शन आपको दिए हुए, द शॉक एब्जॉर्बर इज द एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। देखिए डैम्पिंग का वर्ड स्टूडेंट जब भी आ जाए ना, इसका मतलब होता है कि आपका जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो रहा है, हाइट कम होती है। तो एक्चुअली ऐसे ही है जैसे अगर बाइक की हम बात करें स्टूडेंट्स, तो बाइक में आप देखते हैं जब हम बाइक पर बैठते हैं तो उसकी जो हाइट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। स्प्रिंग एनर्जी क्या करने लग जाता है, एब्जॉर्ब करने लग जाता है। जैसे हम बाइक से उतरते हैं तो आप देखते हैं वो दोबारा से क्या करता है, रिलीज करता है। तो पहला वाला ऑप्शन भी ठीक है कि द शॉक एब्जॉर्बर इज द एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। सेकंड में कह रहा है डैम्पिंग इफेक्ट इज ड्यू टू द फ्रिक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी। जाहिर है बिल्कुल एनर्जी का लॉस होता है जब भी डैम्पिंग इफेक्ट होता है, एम्पलीट्यूड कम होता है। शॉक एब्जॉर्बर इन व्हीकल रिड्यूस जर्क, बिल्कुल ऐसे ही आप देखते हैं शॉक एब्जॉर्बर क्या करते हैं, जर्क को, झटकों को खत्म करते हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो तीनों ऑप्शंस ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। MCQ 10, a heavily damped system has a fairly flat resonance curve in। इसमें वो कह रहे हैं कि एक हेवीली डैम्प सिस्टम है, आप बताएं कि उसका फ्लैट रेजोनेंस कर्व कहाँ होता है। तो डैम्प सिस्टम तो मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया जिसके अंदर एम्पलीट्यूड क्या होता है, कम होता है। आप ऊपर से किसी चीज पर फोर्स लगाते हो उसका एम्पलीट्यूड क्या हो, कम हो। हैवीली डैम्प का मतलब ये होगा कि बहुत ज्यादा ही उसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आप ये बात बताएं कि इस हैवीली डैम्प सिस्टम के अंदर रेजोनेंस कर्व फ्लैट कहाँ होता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर, ये एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ के अंदर। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने बनाया हुआ स्ट्रेट लाइन है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी आप बना चुके हैं स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी स्ट्रेट लाइन है। हाँ अगर आप जब भी डैम्पिंग की बात करते हो तो डैम्पिंग का ताल्लुक किससे होता है, एम्पलीट्यूड के कम होने से। तो आप देखें ऑप्शन बी में लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो जैसे डैम्पिंग का वर्ड आ जाए तो आपको ऑप्शन डायरेक्ट ही आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर बिकॉज डैम्पिंग इज कनेक्टेड विद एम्पलीट्यूड।
आई होप स्टूडेंट ये तमाम एमसीक्यूज आपको समझ में आ गए होंगे। प्लीज इन एमसीक्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वो तमाम स्टूडेंट जो कि इस चैनल पर नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मजीद चैप्टर्स के एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।